92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी लिखी हुई कहानी सीक्रेट दोस्त, बिना किसी एड ब्रेक के। मुझे लगता है कि बुजुर्गों के प्यार से ज्यादा पाक, ज्यादा पवित्र शायद कोई प्यार नहीं होता। बुजुर्गों की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत शायद कोई मुस्कुराहट नहीं होती। बुजुर्गों की दुआओं से ज्यादा निस्वार्थ शायद कोई दुआ नहीं होती। और बुजुर्गों की तन्हाई से ज्यादा तन्हा शायद कोई तन्हाई नहीं होती। प्यार, मुस्कुराहट, दुआएं, तन्हाई, जिंदगी के लंबे ऊबड़ खाबड़ हाईवे पे 70 साल की मिसेस गायत्री अस्थाना इन सारे मील के पत्थरों को पार कर चुकी थीं। 4 महीने पहले जब उनके पति राम शंकर जी अपने प्राण पखेरु के पंखों पर दूर न जाने कौन से आसमान की ओर चल पड़े थे, तब से वो नेहरू नगर के अपने पीले रंग के 2 मंजिला मकान में अपने ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रहा करती थीं। जब तक राम शंकर जी थे, दोनों पति पत्नी पहली मंजिल के कमरे में रहते थे। उसी मकान में उनका मंझला बेटा विवेक भी रहता था। 2 बच्चे और थे, एक बेटा और एक बेटी। वो दूर और शहरों में रहते थे। 75 साल के राम शंकर जी बेहद फिट थे। न सिगरेट न शराब, उनमें कोई ऐब नहीं था। पार्क में सुबह 1.5 घंटा वॉक पे जाते थे। संडे को दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलते थे, अपने पोते के साथ पंजा लड़ाते थे और जानबूझ के मैच 4-4 के कांटे के मुकाबले तक ले जाने के बाद जानबूझ के 9वां राउंड हार जाते थे। पहली मंजिल तक की 26 सीढ़ियां ऐसे चढ़ते थे जैसे 75 के नहीं 25 के हों। तब गायत्री जी भी आराम से वो 26 सीढ़ियां चढ़ लिया करती थीं। लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ, अचानक राम शंकर जी 22वीं सीढ़ी तक आते आते लड़खड़ा गए। ठोकर पैरों ने नहीं, दिल की धमनियों ने खाई थी। भयंकर हार्ट अटैक था। बाकी की 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ सके। कौन जाने वो बूढ़ा पर मजबूत बरगद अचानक कैसे एक दिन जमीन पे आ गिरा था। मृत्यु के बाद के कुछ हफ्ते तकलीफ और आंसुओं में गुजरे। गायत्री जी अपनी एक ननद के साथ रोते रोते एक दिन बोली, शायद भगवान जी जलते होंगे हमसे, उन्हें भी इनका साथ चाहिए होगा, सो बुला लिया। अपने पति की ही तरह बेहद खुश मिजाज रहने वाली गायत्री जी अपने पति, जो उनके सबसे अच्छे दोस्त भी थे, उनके जाने के बाद टूट गई थीं। शरीर की तकलीफें बढ़ गई थीं। घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा था। ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब वो 26 सीढ़ियां जैसे पहाड़ का एक संकरा रास्ता बन गई थीं गायत्री जी के लिए। जिंदगी की अनजान अंधेरी गली में जब तक अपनों का साथ है तो कोई फिक्र नहीं रहती, लेकिन जब अकेले चलना हो तो हर कदम डर लगता है कि न जाने कब तकलीफ और गम का खंजर लिए कोई नकाबपोश अचानक सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि जिंदगी के इस डर को, उस अंधेरी गली के उस अदृश्य नकाबपोश को जिंदा रखने के लिए कहीं न कहीं गायत्री जी का बेटा विवेक और उनकी बहू शुभ्रा भी जिम्मेदार थे। रामशंकर जी के जाने के इतने दिन बाद भी घर में हमेशा मातम का जैसा माहौल रहता था। गायत्री जी का पोता गुमसुम रहता। अब पंजा लड़ाने और उससे हर रोज हारने वाला उसका दोस्त जो चला गया था। कहीं दादाजी जानबूझ के तो नहीं हार जाया करते थे। चिड़चिड़ा हो गया था वो, सोचता रहता था, किसी से बात नहीं करता था। गायत्री जी के ऊपर जो अंतहीन मातम थोप दिया गया था, वो हर कमरे में खुले छोड़ दिए गए किसी नल से बहते पानी की तरह फैलता जा रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अभी तक आपने कहानी में सुना कि कैसे गायत्री अस्थाना जी, जो 70 साल की हैं, उनके पति श्री राम शंकर 4 महीने पहले गुजर चुके हैं और अब परिवार एक अंतहीन से मातम में डूबा है। अब आगे। हमारे बुजुर्ग उतने अकेले नहीं होते जितना अकेलापन हम उनको अक्सर पहना देते हैं। घर से बाहर मत जाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, टीवी पे धार्मिक फिल्में देख लीजिए, सत्संग में चले जाइए। जिन्होंने हमको हाथ पकड़ के चलना सिखाया,
उन बुजुर्गों को हम जाने अनजाने सिखाने लग जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिएं। लेकिन अंततः एक दिन डॉक्टर के कई आदेशों के बाद गायत्री जी को अपने घर की मातम में पुती दीवारों से बाहर झांकना पड़ा। बरसों बाद उन्होंने पार्क में टहलना शुरू कर दिया। धुंध थी उस दिन, इतवार की अलसाई सुबह थी। कोहरे में लिपटा नेहरू नगर सो के धीरे धीरे अलसाया सा उठ ही रहा था। किसी वीडियो गेम की तरह बिल्डिंगों के अलग अलग घरों में एक एक करके बल्ब और ट्यूबलाइट जल रहे थे। गायत्री जी घर से बाहर निकली तो थोड़ी देर वहीं खड़ी रहीं और सामने की बिल्डिंग को देखती रहीं। जब उनकी नई नई शादी हुई थी और रामशंकर जी उनको गांव ले गए थे, तब कुनमुनाती आधी नींद में चलती नई बहू को सुबह 5 बजे सैर कराने रामशंकर जी 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ा के पहाड़ी के ऊपर ले जाते थे। वहां दोनों एक बूढ़े आदिवासी की दुकान से चाय पी के उसकी बोहनी करवाते थे और फिर अपने गांव की और दूर तक न जाने कितने गांवों के घरों में धीरे धीरे जलती रोशनियों को देखते थे। अगली लालटेन किस तरफ जलेगी, जो ठीक बता दे उसको 1 पॉइंट। जब वो छोटा था तो गायत्री जी के पोते ने उनसे एक बार पूछा था, दादी क्या आपने कभी दादाजी को किस किया था? हड़बड़ाहट से उबरने के बाद उन्होंने हंस के कहा था, तुझको क्या लगता है, सैकड़ों बार। उस पहाड़ी टीले पे बैठ के सांवले आकाश के नीचे रात भर पहरा दे चुके अलसाए तारों से नजरें चुराकर रामशंकर जी ने पहली बार अपनी नई नवेली पत्नी के होठों का स्पर्श किया था। गायत्री जी की आंखें आज नम हो आईं। सर्दी की सुबह कुछ गुनगुने आंसू आंखों में तैर गए। वो पिछले कुछ हफ्तों में देखा करती थीं कि उनकी कुछ सहेलियां भी टहलने निकला करती थीं सुबह सुबह। अपनी तकलीफ की बात ना करनी पड़े, बहुत ज्यादा सहानुभूति ना झेलनी पड़े, इसलिए वो अपने घर में ही छुप के उनको देखा करती थीं। सोच रही थीं आज उनसे सामना हो गया तो वो क्या कहेंगी। अरे मिसेस अस्थाना, बड़ा बुरा लगा सुन के, आप पे तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कितने हंसमुख थे रामशंकर जी, जब देखो एक चुटकुला सुना देते थे। एक दिन पार्क में टहल रही थी कि नहीं सुनने थे उनको अपने पति के किस्से औरों से, नहीं चाहिए थी सहानुभूति। क्यों बोलते हैं इतना लोग। कोहरे में धीमे धीमे चलती हुई गायत्री जी पार्क तक पहुंच गईं। शुक्र है कि अब तक कोई सहेली नहीं दिख रही थी। शहर के कंपनी बाग में इतवार की सुबह घूमने आने वालों की संख्या ऐसे कम हो गई थी जैसे किसी बुरी पिक्चर के दौरान इंटरवल के बाद का सिनेमा हॉल हो। करीब 5:30 बजे होंगे। जैसे सफेद शॉल पहने कोई बूढ़ी बदमिजाज औरत हो, ऐसे सर्दी की सुबह ने धुंध की एक झीनी चादर लपेटी थी और हड्डियों में चुभती ठंड की तलवार लेके जैसे हर आने जाने वाले पे तंज कर रही थी। अपने आप में गुम मिसेस अस्थाना पार्क में दाखिल हुई। काले रंग का शॉल पहने, एक हाथ में कस के मोबाइल फोन पकड़े और एक में रुद्राक्ष की माला। खुद को दिए गए लंबे वनवास के बाद गायत्री जी एक बार फिर समाज में दाखिल हो रही थीं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे गायत्री अस्थाना, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, वो अपनी तन्हाई का सामना कर रही हैं और अंततः डॉक्टर की सलाह पे पार्क आना शुरू कर देती हैं। अब आगे। मिसेस अस्थाना के पार्क आने से उनकी एक और उत्सुकता जुड़ी थी। उनके बैंक मैनेजर पड़ोसी गोकुल नारायण त्रिपाठी जी, जो हाथ पढ़ना भी जानते थे, रोज पार्क आते थे और वापसी में हफ्ते में 1-2 बार गायत्री जी के घर होते हुए चले जाते थे। गायत्री जी के कमरे से लगा एक बारामदा था जहां धूप घर में सबसे पहले आती थी। यहाँ त्रिपाठी जी फीस के रूप में तुलसी की चाय पीते हुए गायत्री जी को उनके हाथों की लकीरों का लेखा जोखा और उनके दिन की भविष्यवाणी बताते थे। किस्मत में, होनी में, कर्मों में अचानक बड़ा यकीन करने लगी थी गायत्री जी। सोच रही थी पार्क में बैठ के रोज उनसे अपने आने वाले दिन का आंखों देखा हाल सुना करेंगी। बहुत देर तक वॉक करती रहीं, फिर थक के बैठ गईं। साइकिल के कैरियर से अपनी दुकान चलाने वाले लड़के से लेके आंवले का जूस पिया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी।
देखा कि थोड़ी दूर पे, जहां अभी बच्चों की ताइक्वांडो की क्लास शुरू होने वाली थी, एक बच्चा ताइक्वांडो की ड्रेस में बेंच पे नाराज सा दिखता बैठा था। अपने सामने पार्क को ऐसे घूर रहा था जैसे किसी मुगल बादशाह की सल्तनत पे किसी ने इलीगल एनक्रोचमेंट कर लिया हो। दुखी गायत्री जी की उस नाराज लड़के से भिड़ंत होने जा रही थी। यूं तो पास में और खाली बेंचें भी थीं, लेकिन उस पत्थर की बेंच पे पेड़ों के कोनों से छुपती छुपाती धूप पड़ रही थी, इसलिए उतनी ठंडी नहीं होगी। गायत्री जी तेज कदमों से उसकी ओर चल पड़ी। एक और अंकल जी उसी बेंच की फिराक में थे, लेकिन पैदल चलने की रेस में कमर मटका के चलने वाले खिलाड़ियों की तरह गायत्री जी ने तेजी से सबको पछाड़ते हुए बेंच का वो धूप वाला कोना हथिया लिया। बेंच पे बैठे लड़के का नाम था गौरव। ये मुझको इसलिए पता है क्योंकि ये उसकी ड्रेस के ऊपर काले धागे से कड़ा हुआ था। करीब 100 मीटर दूर बच्चों की ताइक्वांडो की क्लास अब शुरू हो चुकी थी और सारे बच्चे हु हा वगैरह करते हुए हाथ पैर हवा में हिला रहे थे। तुम सीख नहीं रहे जूडो? गायत्री जी ने पूछा। लड़के ने उनको ऐसे घूरा जैसे किसी हिस्ट्री टीचर के सामने उन्होंने औरंगजेब को शाहजहां का बेटा नहीं, बाप बता दिया हो। ताइक्वांडो, जूडो अलग होता है, उसने तलखी से कहा। दूर से ताइक्वांडो टीचर बच्चों को प्रैक्टिस करते रहने को कह के बेंच की ओर चले आ रहे थे। अब कैसा मूड भैया? नहीं माने तो फिर तू रहने दे आज। लेट्स नॉट फोर्स आवरसेल्व्स। लेकिन कल कोई बहाना नहीं, ओके? टीचर चले गए। कई मिनटों तक बेंच पे खामोशी छाई रही। लगता था जैसे ये बेंच बाकी दुनिया से न बात करने में यकीन करने वाले लोगों के लिए ही बनी थी। दोनों एक से बढ़ के एक। गायत्री अस्थाना जी को दुनिया में वैसे भी कोई खास दिलचस्पी रही नहीं थी। बीच बीच में सर हिला के किसी आते जाते का सूखा अभिवादन कर देती और फिर चुप हो जाती। गोकुल नारायण त्रिपाठी जी, उनके ऑफिशियल पड़ोसी और नॉन ऑफिशियल ज्योतिषी, कहीं दिख नहीं रहे थे। अरे सविता, गोकुल जी क्या जल्दी आते हैं पार्क? उन्होंने तेजी से वॉक करती एक महिला से पूछा। महिला रुक गई और हांफती हुई बोली, उनका कानपुर ट्रांसफर हो रहा है आंटी, बिजी हैं। आप कब से पार्क आने लगी? गायत्री जी बोली, आज से। वॉक करती हुई महिला दया से गायत्री जी को देखती रही, फिर बोली, बड़ा अकेला महसूस करती होंगी ना? गायत्री जी के बगल में बेंच पे बैठे गौरव के कानों में आजकल ये जो गाना सुनने की फैंसी नई चीजें बनी है ना, उनमें से एक लगी थी। दुनिया से बेखबर था। मिसेस अस्थाना मोबाइल फोन पे रामशंकर जी के डेथ सर्टिफिकेट, वसीयत, प्रॉपर्टी पेपर्स और अन्य कागजात के बारे में अपने बाकी 2 बेटों को कुछ बताना चाह रही थीं। एक एक को बारी बारी से फोन करके झुंझला रही थीं। पहले एक बेटे की बात दूसरे को बताती, फिर दूसरे की बात पहले को। बेंच पे बैठा बच्चा गौरव कुछ देर तक देखता रहा, फिर अपना गाना रोक के बोला, आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकती हैं। गायत्री ने उसको बिना किसी भाव के देखा और कहा, हैं? लड़के ने उनका फोन हाथ में लिया, बड़े अधिकार से डायल किए हुए नंबर्स में से पहला नंबर दबाया, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करके गायत्री जी की और उनके दोनों बेटों की एक साथ बात करवा दी। गायत्री जी ने लंबी सांस ली। बच्चा फिर अपने गाने सुनने में गुम था और जैसे किसी झाड़ फूंक करने वाले पे धीरे धीरे खुमार चढ़ रहा हो ना, ऐसे दाएं बाएं सर हिला रहा था। गायत्री जी चुपचाप देखती रहीं। उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। 2 गानों के बीच में जैसे ही लड़के ने 1 मिनट की सांस ली, उन्होंने लड़के की ओर झट से अपना मोबाइल फोन बढ़ा दिया और बोली, इसमें ज्योतिष भी होता है क्या? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं 70 वर्षीय गायत्री अस्थाना की, जिनके पति का हाल में देहांत हो गया है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी बहुत तन्हा हैं। आज डॉक्टर की सलाह पे पार्क में सैर करना शुरू किया है तो एक अकड़ू से बच्चे से मुलाकात हुई है बेंच पर। लेकिन उस बच्चे ने अभी अभी उनके 2 और बेटों से कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई है और अब गायत्री जी ने उनसे पूछा है कि क्या मोबाइल फोन में ज्योतिष की जानकारी मिल सकती है। अब आगे। किसी नए हिट गाने के नाम पे उंगली दबाते दबाते वो बच्चा गौरव रुक गया। गायत्री जी को लगा कि उसने सुना नहीं, फिर बोले, ये मोबाइल फोन में भविष्यवाणी भी आती है क्या? एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए वक्त की झुर्रियों में लिपटी थीं गायत्री अस्थाना जी की बूढ़ी उंगलियां। शरीर पे कॉटन की धोती लपेटी थी।
सादी सी कॉटन की धोती, सफेद थी। शायद ये मेरा भ्रम हो, पर उनकी सूनी मांग के कोने में पिछले 46 साल से 4 महीने पहले तक जो सिंदूर लगता था, उसकी हल्की सी लाली का निशान था। उस बच्चे गौरव ने उनका फोन लिया और कुछ खचर पचर करने लगा। फिर उसने एक नंबर डायल किया और फोन गायत्री जी को वापस दे दिया। आप एक बटन दबाकर जान सकते हैं आपका राशिफल। आगे बढ़ने के लिए 1 दबाइए। गायत्री जी ने 1 दबाया। जिस राशि का भविष्यफल आप सुनना चाहें वो नंबर दबाइए और अपने भविष्य के बारे में जानिए। साधारण कॉल दरें लागू। मेष राशि के लिए 1 दबाइए, वृषभ राशि के लिए 2 दबाइए, मिथुन राशि के लिए 3 दबाइए, कर्क राशि के लिए 4 दबाइए। फोन कान में लगाए सारी राम कहानी सुनने के बाद गायत्री जी भूल गईं कि वृश्चिक राशि के लिए क्या दबाना था। गौरव की ओर पलट के बोली, वो वृश्चिक का पता करना था, लेकिन नंबर शायद 7 था या 8। एक बार फिर से सुनना है। लड़का झुंझला गया, कहते हुए फोन किया और फिर से राशिफल चालू कर दिया। जिस राशि का भविष्यफल आप सुनना चाहें वो नंबर दबाइए और अपने भविष्य के बारे में जानिए। मेष राशि के लिए 1 दबाइए। मामला फिर चालू हो गया। गायत्री जी गोकुल नारायण त्रिपाठी जी को याद कर रही थी। न उनका ट्रांसफर हुआ होता, न वो कंपनी बाग में आना छोड़ते, और न इतनी कबाहत मोल लेनी पड़ती। अच्छे भले घर आके सब बता देते थे, बस चाय पिलानी पड़ती थी और मुफ्त में मोहल्ले की खबर और मिल जाती थी। उस शाम गायत्री जी बड़ी देर तक अपने बारामदे में बैठी रहीं। सर्दी लग रही थी, लेकिन न जाने क्यों अपने कमरे में जाने का दिल नहीं हो रहा था। रामशंकर जी की मृत्यु के बाद जब से उन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहना शुरू किया था, उनका कमरा उनका नहीं लगता था। यहां वो आवाजें नहीं थीं जो उनके कमरे को जिंदा रखती थीं। उनके पति के जोर से छींकने की आवाज, अखबार पढ़ते हुए देश दुनिया पे नाराजगी से टिप्पणी करने की आवाज, सुबह चाय पीते हुए उन मासूम झगड़ों की आवाज जिनमें यह फैसला नहीं हो पाता था कि ज्यादा जोर से खर्राटे रात को रामशंकर जी मार रहे थे या गायत्री जी। अतीत के लम्हे झिंगुरों की आवाज में मिलकर गायत्री जी के मन में एक शोर भरा सन्नाटा पैदा कर रहे थे। अरे सुनो, कह के बुलाने वाला कोई नहीं था अब। गुलाब जामुन का एक टुकड़ा भी ना खाने दिए जाने पर झुंझलाने वाला कोई नहीं था अब। अपने पोते से पंजा लड़ा के जानबूझ के हार जाने वाला कोई नहीं था अब। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि गायत्री अस्थाना जो 70 साल की हैं, उनके पति की हाल में मृत्यु हो चुकी है और वो परिवार के साथ रहने के बावजूद बेहद तन्हा है। वो सैर करने पार्क आना शुरू करती हैं और वहां पत्थर की बेंच पे एक बच्चे से मुलाकात होती है। वो बच्चा उनको मोबाइल फोन पे भविष्यवाणियां सुनना सिखाता है। अब आगे। उस शाम गायत्री जी बड़ी देर तक बारामदे में बैठी रहीं। बारामदे से ड्राइंग रूम दिख रहा था। वहां उनका पोता बैठा होमवर्क कर रहा था। उनका पोता कभी भी गायत्री जी से वो रिश्ता नहीं बना पाया था जो उसका अपने दादाजी के साथ था। कभी कभी लगता था कि वो किसी कारण से अपनी दादी से कटा कटा सा रहता था। शायद नाराज भी रहता हो, या शायद सबसे नाराज रहता था। गायत्री जी का बेटा विवेक अभी ऑफिस से आया नहीं था और बहू शुभ्रा अंदर रात का खाना बना रही थी। न रसोई में उनकी बहू सब्जी छौंकते हुए गुनगुना रही थी, न उनका पोता होमवर्क करते हुए मम्मी से मम्मा ये सब मुझे नहीं समझ आ रहा कह रहा था। न कहीं रेडियो चल रहा था, न उनका पोता आंखों के कोने से टीवी की ओर देख रहा था, किसी कार्टून शो की तलब आंखों में लिए। ये घर कब इतना खामोश हो गया? ये घर कब मकान बन गया? गायत्री जी ने फोन उठाया और वही नंबर डायल करने की कोशिश करने लगी जो सुबह पार्क में डायल किया था भविष्यवाणी जानने के लिए। कुंभ राशि का भविष्यफल जानना चाहती थी। जानना चाहती थी कि कुंभ राशि वाले उनके पति अगर जिंदा होते तो कैसा होता उनका ये सप्ताह। रात में गम घुला था पर सुबह बेहतर थी। अगले दिन गायत्री जी फिर पार्क की बेंच पे थीं।
रोज उनकी भवें जो किसी खिंचे हुए धनुष की तरह तनी रहती थीं, आज थोड़ा आराम फरमा रही थीं। आज उन्होंने गार्ड की ओर देखा भी, हालांकि उसके नमस्ते का जवाब नहीं दिया। आज भी वो और वो छोटा लड़का गौरव एक साथ चुपचाप एक ही बेंच पे बैठे थे। गौरव की ताइक्वांडो क्लास खत्म हो चुकी थी। तभी गायत्री जी पलटी और उस बच्चे से बोली, इसमें गेम है? गौरव चेहरे पे बिना कोई भाव लाए बोला, हाँ। जल्दी ही गायत्री जी अपनी नाजुक उंगलियों को पटर पटर अपने मोबाइल फोन के सख्त कीपैड पे दबाती नजर आ रही थीं। पानी पे तैरते पटरे पे दाएं बाएं होके ऊपर से गिरती गेंदें डूबने से बचानी जो थी। सुबह की शुरुआत सिर्फ 5 पॉइंट से हुई थी, लेकिन जब तक थक के गायत्री जी घर जाने के लिए उठी, तब तक 45 पॉइंट का अपना पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड वो तोड़ चुकी थी। उनकी और गौरव के लिए एक दूसरे के लिए ऐंठन भी अब थोड़ा कम हो रही थी। अगले दिन गायत्री जी ने पार्क के गार्ड के नमस्ते का बाकायदा जवाब दिया और सुनने में आया है कि उसके अगले हफ्ते से उन्होंने इनफैक्ट गार्ड से मुस्कुरा के बात करना भी शुरू कर दिया था। अब तक गौरव ने उनको एसएमएस पे आने वाले चुटकुले फॉरवर्ड करना, रिंगटोन बदलना और सत्संग के बीच में फोन भगवान जी का ध्यान ना भंग कर दे, इसलिए फोन को साइलेंट करना भी सिखा दिया था। एक दिन गौरव ने उनको फोन पे पुराने गाने सुनना सिखा दिया और अपने हेडफोन तोहफे में दे दिए। अब गायत्री जी वॉक करते करते मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के अपने पसंदीदा गाने सुन सुन के गुनगुनाया करती थीं। और हाँ, अलार्म और रिमाइंडर लगाना भी सीख गई थीं। अब अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई से लेके सत्संग के टाइम तक के लिए किसी को उनको याद नहीं दिलाना पड़ता था। गौरव एक दिन बोला, जब आप पार्क में पहले दिन आए थे तब कितने बोरिंग थे, अब मैंने आपको कूल बना दिया है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं 70 वर्षीय गायत्री अस्थाना जी की कहानी, जिनके पति रामशंकर जी का 4 महीने पहले देहांत हो गया है। परिवार के साथ रहने पर भी तन्हाई से जूझते हुए डॉक्टर की सलाह पे उन्होंने पार्क आना शुरू कर दिया। वहां उनकी मुलाकात एक अकड़ू बच्चे से हुई, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हो गई। अब आगे। अब गायत्री जी और वो बच्चा गौरव हंस बोल के बातें करने लगे थे। एक दिन वो बोली, इस मोबाइल फोन से और क्या क्या हो सकता है? गौरव बोला, ये आपके बाल नहीं खुजाएगा और आपको ताइक्वांडो भी नहीं सिखा सकता। दोनों खूब हंसते रहे थे उस दिन। लेकिन जाते जाते कुछ अनबन सी हो गई थी। जिस गेम में गायत्री जी अब तक खुद को कंपनी बाग की चैंपियन समझने लगी थी, उसमें गौरव ने उनको बाएं हाथ से पछाड़ दिया था। गायत्री जी ने प्रण किया कि वो दोपहर भर प्रैक्टिस करेंगी और अपने इस नए प्रतिद्वंदी को हरा के ही रहेंगी। बस यूं ही उन दो योद्धाओं के बीच मैच होते रहे और दिन गुजरते गए। एक दिन जब गायत्री जी घर पहुंची तो गौरव की कही किसी बात पे मुस्कुराती हुई अंदर आई। जब अपने कमरे में चली गईं तो उनकी बहू से उनके बेटे विवेक ने कहा, टचवुड, पिछले कुछ हफ्तों से मम्मी कितनी चेयरफुल नजर आ रही हैं। शुभ्रा ने विवेक को छेड़ते हुए कहा, कोई चक्कर तो नहीं चल गया है? शट अप शुभ्रा, एक बार सोच तो लिया करो ना कुछ बोलने के पहले। विवेक गुस्से में तमतमाते हुए दफ्तर चला गया। घर में फिर वही सन्नाटा छा गया जो विवेक के पापा के जाने के बाद कई महीनों से हर कमरे में पड़ा हुआ मिल जाता था। दोपहर बीती, शाम हुई, फिर रात। सन्नाटा गहराता गया। जब तक खाने की मेज लगाई गई, ऐसा लगा जैसे एक ही परिवार के लोग नहीं, कुछ अजनबी साथ में रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हों। आखिरकार गायत्री जी बोली, सुबह मैंने गलती से सुन लिया था जो शुभ्रा कह रही थी। विवेक के पापा अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी के गए, अपने सारे अरमान पूरे करके गए। उनके जाने की टीस तो हमेशा रहेगी, लेकिन मैंने सोचा है कि उनकी अच्छी यादों के सहारे बाकी की उम्र गुजारूंगी, न कि आंसुओं के। तुम दोनों ने इस घर को एक जबरदस्ती के मातम का घर बना दिया है। ऐसा माहौल बना दिया है कि मैं हंसना भी चाहूं तो मातम का ख्याल करके हंस न सकूं, खुश होने पे गिल्ट महसूस करूं। और अपने बेटे के साथ तो तुमने ऐसी नाइंसाफी की है, ऐसा माहौल बना दिया है कि वो बात करना भूल गया है, घर में बोलता ही नहीं किसी से, दब्बू बन गया है, हंसना भूल गया है। हाँ, शुभ्रा सही कह रही थी, मेरा कुछ चक्कर तो जरूर है।
मैंने हंसना सीख लिया है। तभी पर्दा खुला और गायत्री जी का पोता विवेक का बेटा अंदर दाखिल हुआ, खाने की मेज पे बैठ गया। यह था 8 साल का वही पार्क की बेंच वाला गौरव। उसने गायत्री जी को देखा, हल्के से मुस्कुराया और नजरें चुरा ली। हाँ शुभ्रा, गायत्री जी ने कहा, मेरा एक सीक्रेट दोस्त बन गया है। बस इतनी सी थी ये कहानी।